बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत से क्या बड़ी खबर आई है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इस्टेब्लिशमेंट से बिलावल जरदारी साहब को एक शटअप कॉल जो है वो आई है और फिर बिलावल जरदारी ने पूरे का पूरा जो है वो यू टर्न ले लिया है। अब बिलावल जरदारी साहब ने क्यों यू टर्न लिया, इस पर भी जो है वो तफसील से हम बात करेंगे। और फिर राय साहब, आज की जो नशिस्त है वो अम्मार फारूक के नाम और उसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे रवैये और हमारे अंदर नफ़रत इतनी आगे, हम इस नफ़रत में निकल गए हैं कि हमारा ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, किसी गिरोह से हो, हम अपनी नफ़रत में इतना आगे निकल जाते हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अब ये जो बच्चा जिसका नमाज जनाजा जो है वो हुआ पाकिस्तान में और मैं वो विजुअल्स देख रहा था, बहुत सारे सवालात जो हैं वो राय साहब खड़े होते हैं। अगर आप सियासी जमातों की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि जनाब ये बाकायदा टारगेट किया गया और हालात ऐसे थे इस बच्चे पर जो, यानी उसकी बीमारी को लेकर जो है उसे टारगेट किया जा रहा है। अब इंसान क्या इस तरह के हमारे माशरे के अंदर जो ये सब कुछ जो हो रहा है, मेरे पास तो ऐसा अल्फाज भी नहीं है कि मैं इसको किस तरह बयान कर सकूं, क्योंकि मैंने जब वो विजुअल्स देखे हैं और जिस तरह बाप अपने बेटे को कब्र में उतार रहा था, तो ये सबसे मुश्किल और तकलीफ दे अमल होता है कि जब आप अपने बच्चों को कब्र में उतारें। जो खबर रिपोर्ट हुई है राय साहब पाकिस्तान में, वो ये कहते हैं कि जनाब पीटीआई के असीर रहनुमा के बेटे अम्मार अब्बाद की मौत, वजह पुलिस का खौफ या बीमारी। अब इसके अंदर हमारी जो है ना वो बहस चल रही है और उस बच्चे के हवाले से कहा यह जा रहा है कि इससे पहले से कोई बीमारी थी और फिर उसका इलाज भी चल रहा था। चिल्ड्रन अस्पताल का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा एक और अस्पताल का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जब घर वालों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जब इसके वालिद को पकड़ने के लिए आए और जिस तरह पुलिस जो है वो बार बार छापे मारती थी, तो एक ट्रॉमा आपके असाब के ऊपर ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट जो पड़ता है और वो इस कदर शदीद हो गया कि इस बच्चे की जो है वो जान चली गई। जब स्कूल वालों से बात की गई तो स्कूल वाले भी ये कहते हैं कि अम्मार अब्बाद की जो बिल्कुल वो सेहतमंद थे और उन्हें कोई इस किस्म की बीमारी जो नहीं थी। लेकिन राय साहब, इस मुल्क के अंदर आपको मालूम है कि रिपोर्ट्स और किस तरह से मैनिपुलेट की जा सकती हैं, यहाँ पर सब कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर। अब एक मुहिमा बना हुआ है, मुझे ये कहना चाहिए, या फिर हमें इस वाक़े से कुछ सीखना है? राय साहब, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये एक सिर्फ़ झूठ है, पुलिस आ गई तो क्या हुआ? घर में किसी ने आकर चीज़ों को तोड़ दिया या तहस-नहस कर दिया या धमकियाँ दी या गालियाँ निकाली या असलहा दिखाया, ये कौन-सी कोई ऐसी बड़ी बात है? और इससे इस बच्चे की मौत नहीं हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बयानिया और एक झूठ का प्रोपेगेंडा जो बनाया जा रहा है। साहब, मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ और ये प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी कि हमने अपने भाई को कब्र में उतारा। हम उम्र के जिस हिस्से में हैं, हमसे वो विजुअल्स और वो मंज़र जो है वो आँखों से कभी भी सारी उम्र नहीं जा सकेगा। हम जिस ट्रॉमा के अंदर हैं और जिन हालात के अंदर हैं, तो अपने प्यारों का दुःख और अपने प्यारों का गम कभी भी नहीं जो है, इसका कोई ना कोई मुदावा कर सकता है और ना ही ये भूलने वाले कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप भूल जाएँगे। उस बच्चे की उम्र, उसकी आँखों के सामने उसके बाप को उठाना, उसके बाप ने गलत किया, सही किया, लेकिन इसका एक तरीकाकार हमारी जो पुलिस है वो हमेशा से बड़ी नोटोरियस है ऐसे मामलात में, किस तरह से वो करती है। और हमने तो बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी देखे राय साहब कि हमें फ़लस्तीन में और पंजाब में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अब कौन इंसाफ दिलाएगा उस माँ को जिसका बेटा नहीं आना, उस बाप को जो कैद में है और उसका केस कब सुना जाएगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। इंसाफ क्या अम्मार को मिलेगा या फिर हमें इसे इस की मौत को उसकी बीमारी से जोड़ना चाहिए, सियासत से जोड़ना चाहिए, किसी एक सियासी जमात से जोड़ना चाहिए,
या उन लोगों के साथ जोड़ना चाहिए जो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, लेकिन अमार राय साहब अब वापस नहीं आएगा? देखिए आशफी साहब, इस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में देख रहा था जी। उसके अंदर बड़े हसास नुकात बयान किए गए हैं। और इस बच्चे की जो 3-4 वीडियोस वायरल हैं, जिनमें से एक वीडियो ऐसी है जो ये अपने वालिद के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, तो उसमें तो ये बच्चा सेहतमंद नज़र आ रहा है, खुशो खुरम नज़र आ रहा है, अपने वालिद के साथ खेलता कूदता नज़र आ रहा है। यानी कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि खुदा न खास्ता इस बच्चे को उस वक्त कोई ऐसी बीमारी लाक हो कि जिसके नतीजे में इतनी जल्दी उसकी वो बीमारी प्रोग्रेस कर जाए और उसकी मौत हो जाए। दूसरा, ये बच्चा जब वेंटिलेटर पर डला है उस वक्त के भी विजुअल्स देखें। हाशमी साहब, अगर इस बच्चे के वालिद का कोई कसूर था तो वो कसूर क्या कुलभूषण यादव के कसूर से बड़ा कसूर था? कुलभूषण यादव ने तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, इंडिया का हाजिर सर्विस नेवल कमांडर है वो, और कुलभूषण यादव ने जो दहशतगर्दी की उसके मुतल्लिक हमें ये बताया गया कि दर्जनों पाकिस्तानियों को जो उसने धमाके खुद किए या अपने नेटवर्क के ज़रिए धमाके करवाए, दर्जनों पाकिस्तानी उसके अंदर शहीद हुए। तो कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दे दी गई क्योंकि दबाव आया। तो काउंसलर अभिनंदन राज साहब, अभिनंदन को ना भूलें, इनसे अच्छा तो अभिनंदन निकला जो वापस चला गया। जी हाँ, काउंसलर एक्सेस भी मिल गई। फिर अभिनंदन जिसने पाकिस्तान के ऊपर वार मुसल्लत की, जंग मुसल्लत की, जिसने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस किया, उसका तैयारा मार गिराया, उसको भी हमने वापस भेज दिया और वाघा बॉर्डर से बराह रास्त जो है वो नशरियात जो हैं वो दिखाई भी गई। अब हाशमी साहब, ये जो बच्चा है, जिस वक्त इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, यानी एक लम्हे के लिए चलें उस कहानी पर एतबार कर लें कि पहले भी इस बच्चे को कोई बीमारी थी, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर बच्चा आपके घर में मौजूद है इस किस्म का, या कोई भी बच्चा, और पुलिस आपके घर दीवारें फलांग कर आए और उस बच्चे के वालिद को उसके ऊपर तशद्दुद करे या उसको घसीटते हुए लेकर जाए, तो ये तो पूरी दुनिया की जो मेडिकल साइंस है और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो एक अनबिलीवेबल ट्रॉमा होता है। जिस एज में ये बच्चा था वो तो एक ऐसा ट्रॉमा होता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, अगर इसको कोई बीमारी थी भी तो वो ट्रिगर इसी ट्रॉमा की वजह से हुई, क्योंकि हाशमी साहब, ये जो वालिद का रिश्ता होता है बच्चों के साथ, जिस एज का ये बच्चा है, तो वो हर बच्चा इस एज का अपने वालिद को सुपरमैन स्पाइडरमैन समझता है। हर बच्चा अपने वालिद को ये समझता है कि ये मेरा मुहाफ़िज़ है और ये मेरा ऐसा मुहाफ़िज़ है जिसने हम सबको प्रोटेक्ट करना है। और जब अपने उस मुहाफ़िज़ को, अपने उस पासबान को घसीटते हुए वो देखेगा कि पुलिस वाले उसको घसीट रहे हैं, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक ऐसा ट्रॉमा उसके लिए होगा कि जिसकी वजह से अगर वो पहले बीमार था तो वो ट्रिगर कर गया। और इसमें ऐसे भी केसेस होते हैं हाशमी साहब कि कोई बीमारी ना भी हो तो ये ट्रॉमा जो है ये आपको ज़हनी तौर पर मफलूज कर सकता है, आपको ज़हनी तौर पर मुकम्मल कोलैप्स कर सकता है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या इस बच्चे को पहले बीमारी थी या वो बीमारी नहीं थी और ये सिर्फ इस छापे की वजह से हुआ। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम सवाल है कि चलें बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा कि अब इसका बचना मुश्किल है, तो उस बच्चे की इतनी ख्वाहिश तो पूरी कर देते, उस बच्चे की इतनी ख्वाहिश पूरी कर देते कि उसको अपने वालिद से मिला देते, या बच्चे को इजाज़त दे देते, उसके वालिद को बच्चे से मिलने की इजाज़त ना देते, बच्चे को ये इजाज़त दे देते कि उसकी वालदा उसके वालिद के पास इस बच्चे को ले जाती। ये मैं अपने स्टडी रूम में, हम ये प्रोग्राम ये जब करते हैं लाइव भी और इसी तरह जब कभी रिकॉर्ड भी करना पड़े, तो हाशमी साहब, मेरा 3 साल का जो बेटा है वो ऐसे छोटा सा दरवाजे से खोल के अंदर झांकता है, देखता है कि मेरे फादर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मौजूद हैं या नहीं मौजूद, और कभी कभी मुझे ऐसे इशारों से उसको बताना पड़ता है कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मेरे जहन में अपने बच्चे की तस्वीरें, अपने बच्चे की वीडियोस जो है उभरना शुरू हो जाती हैं। मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी और के बच्चों को इस तरह के ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। इसी तरह मैं इमरान रियाज के मुतल्लिक सोचता हूँ
कि उसके बच्चे हैं इमरान रियाज खान के। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो अदालत के अंदर मुकदमा चलाएं, इमरान रियाज खान को आप सामने लेके आएँ। लेकिन इमरान रियाज खान के जो बच्चे हैं वो अपने बाप के मुतल्लिक क्या सोचते होंगे, कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे कि हमारे वालिद कहाँ पे हैं, हमारे वालिद के साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे वालिद को तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया, क्या हमारे वालिद को अगवा करके कहीं फेंक तो नहीं दिया गया। वो मासूम ज़हनों में कितने सवालात आ रहे होंगे। अगर इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ आपके पास शवाहिद हैं तो आप अदालत में पेश करें, मुकदमा चलाएं। लेकिन ये मत करें कि जिस तरीके से ये इस बच्चे की डेथ हुई है। इसी तरह हाशमी साहब, ये तो बच्चा था, यानी फिर भी इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे वसाइल थे कि जिसके ज़रिए ये बच्चे का कोई इलाज करा सकते थे या इस बच्चे के वालिद की गैर मौजूदगी में कोई अपना घर जो है वो निस्बतन को रीज़नेबल तरीके से चला सकते थे। इस वक्त तो बहुत से लोग ऐसे गिरफ़्तार हैं और पिछले 4-5 बार से गिरफ़्तार हैं कि उनके पास तो 2 वक्त के खाने के लिए रोटी भी नहीं है, उनके घर वालों के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। इसी तरह जो आप देखें कि पीटीआई की ख़वातीन कारकुनान गिरफ़्तार हैं 4-5 महीने से। वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी अहलिया को खड़ा किया, जब उन्होंने ओथ लिया, चलें उन्होंने एक मैसेज दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि देखें आप लोगों ने हमें बड़ा तंग किया था और मेरी अहलिया और मैं आज भी यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के सरबराह के तौर पर उस आइनी अंधेर नगरी का नोटिस भी लेना चाहिए जहां पीटीआई की ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया। यानी शनाख्ती परेड मुकम्मल हो गई, उसके बाद कभी जज गायब, कभी वकील गायब, फिर कोई इंसदाद दहशत गर्दी की मज़ीद दफ़ात शामिल कर देते हैं, फिर कुछ और दफ़ात। नहीं, ये काजी साहब भी गायब हो जाएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड टू काजी साहब, ये काजी साहब भी गायब होंगे। आप देखिएगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये भी गायब हो जाएंगे कुछ दिनों में। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बच्चे को उस वक्त तो कम से कम मिला देते, उस वक्त भी मिला देते तो चले, हो सकता है कि बच्चा ना बचता, लेकिन उसके वालिद की एक थोड़ी सी तसल्ली, दिली तसल्ली हो जाती और इस बच्चे को कितनी बड़ी खुशी मिलती। यानी बच्चा ये अपने वालिद को रिकग्नाइज तो कर सकता था, पहचान तो सकता था ना, तो ये बच्चा भी कितना खुश होता। और इतना ये मासूम बच्चा, यानी हाशमी साहब, मैंने इसकी वीडियो देखी जब, तो मैं पूरी रात सो नहीं सका, पूरी रात मैं नहीं सो सका। और ये मैं आपको बताऊं कि ये रियासत पाकिस्तान को ये तस्वीरें, ये वीडियोस बड़े अरसे तक हॉन्ट करेंगी। ये अगर कोई ये समझ रहा है कि ये एक वाक़या हो गया और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाक़यात इस तरह ख़त्म नहीं होते। रियासत के सीने पर जो ज़ख़म लगते हैं हाशमी साहब, ये हमेशा हरे रहते हैं, इनसे खून रिश्ता रहता है। और यही फिर हालात जो हैं वो जाके 1971 के हालात की जानिब, ये हालात 1971 के हालात की जानिब ले जाते हैं आपको। तो बहुत अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है। अब ये बहस के बच्चे को बीमारी थी या नहीं थी, ये एक लाहासिल बहस है। असल इशू तो ये है कि उसको अपने वालिद से नहीं मिलने दिया गया और बच्चा जिस हालत में उसकी जान गई है, अपने वालिद को याद करते हुए, अपने वालिद के मुतल्लिक वो उन मनाजिर को याद करते हुए जहाँ उसके वालिद पर तशद्दुद किया गया या उनको घसीटा गया, तो ये बहुत ही एक कर्बनाक स्टोरी है। और इसी वजह से आप देखें कि इतने खौफ की वजह से, इतने जबर के माहौल में भी इस बच्चे के जनाजे में कितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। हालांकि लोगों को पता था कि यहाँ भी पुलिस जो है बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए जो लोग इस जनाजे में आ रहे हैं उनको भी उठा लेगी, उनके ऊपर भी दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस जनाजे में शरीक हुए हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, यानी ये पीटीआई के लोगों को हिरासा करना, पीटीआई को क्रश करना, तो शरीफ ख़ानदान को सिर्फ अगर मुसल्लत करने के लिए ये हो रहा है, तो इससे तो फिर ये मुल्क जो है, इसका मतलब है कि आगे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, तबाही से ही दो चार होगा। क्योंकि पिछले 30 साल के दौरान भी जब ये शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा है तो उसने पाकिस्तान को तबाही किया है, और तबाह करने के बाद ये हमेशा लंदन चले जाते हैं। जैसे अभी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इसाक डार लंदन में, और अब मरियम नवाज भी फ़रार हो रही हैं, वो भी 21 सितंबर को लंदन जा रही हैं। अच्छा, आपको मैं ना एक बात बताऊं, ये बड़ी रेलेवेंट है राय साहब, और
इसकी रेलेवेंसी ये है कि इन्होंने, क्योंकि अब आपने हाउस ऑफ शरीफ का जिक्र कर दिया, मैं तो इन सब को ना शिकारी कहता हूँ, शिकारी, सीजनल शिकारी, और पाकिस्तान इनकी शिकार का है। राय साहब, एक ट्वीट किया है मरियम ने कि जो सेटबैक हुआ है नवाज शरीफ का, लेकिन कम बैक उससे बड़ा होगा। अब हमें ये समझने की जरूरत है बतौर कौम कि पाकिस्तान क्या इनके लिए बनाया गया है, इनके बच्चों के लिए बनाया गया है कि वो आकर हम पर हुक्मरानी करें और जिस तरह से चाहें बकरियों की तरह, मवेशियों की तरह हमें हाँका जाए। और तैयारी की जा रही है, 1 लाख कुर्सी का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है। राज साहब, ये नवाज शरीफ का कम बैक होगा या सेटबैक होगा, जिसे वो कम बैक कह रही हैं, सेटबैक से बड़े हुए, या फिर ये फैमिली पैक है? ये असल में है क्या? इस पर भी रोशनी डालें। और साथ साथ ये जो बिलावल जरदारी साहब ने बातें की है ना, और ये एक होते हैं गिरगट भी परेशान हो गई होगी राय साहब कि यार इतने तो रंग मैं भी नहीं बदलती जितने बिलावल रंग बदल लेता है, और उसने अपना निशाना जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, फिर इस्टेब्लिशमेंट, फिर नून लीग, और क्या कहा है। ये मैं कुछ चीजें रख दूं, फिर मैं चाहूंगा कि दोनों जो सवाल हैं इस पर आप इसका जवाब भी दीजिएगा। एक, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब सबको नजर आ रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून के साथ है। बेहतर होता है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को पीडीएम में शामिल जमातों की जानिब से एड्रेस किया जाता। हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात ख़ुसूसी तौर पर एक सियासी जमात के साथ हैं। तरक्याती फंड्स और मंसूबों की तकमील के लिए असूल वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि सिंध में तरक्याती काम जो हैं वो रोक दिए जाएं जबकि पंजाब में जो है वो जारी रहे। नवाज शरीफ साहब, वेलकम टू पाकिस्तान। नवाज शरीफ को उन्होंने वेलकम भी कर दिया और फिर सीईसी की मीटिंग में जरदारी की पॉलिसी नहीं चलेगी, बिलावल की पॉलिसी को वोटिंग के जरिए जो है वो सराहा गया है। राज साहब, ये लड़का जो है जिसका नाम बिलावल है वो क्या चाहता है, क्या ख्वाहिश है इसकी, और किस किस्म की सियासत जो है ये कर रहा है? अच्छा आशफी साहब, आपने बात छेड़ दी है तो एक दिलचस्प वाकया भी आपको सुनाता हूँ। एक सोर्स है हमारा, क्योंकि मैंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली काफ़ी दफ़ा कवर की है, तो काफ़ी वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, इसी तरह बहुत से काउंसलेट के अंदर आपके दोस्त, इसी तरह बहुत से साफ़ी दोस्त और बहुत से और ज़राए, उन्होंने बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया है हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म हमारे जो हैं वो चले गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के काकड़ साहब इजलास में शिरकत के लिए। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे मुल्क जो है वो दिवालिया हो रहा है। एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिसका मैंडेट सिर्फ इतना है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मैंडेट ये होता है कि उसने 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है। अगर कौमी असम्बली वक्त पर तहलील हो तो 60 दिन के अंदर, और वक्त से पहले तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर। इसके सिवा उसका कोई मैंडेट नहीं होता। लेकिन अमेरिका जाने का और यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाने का इतना शौक चढ़ा हुआ था कि यहाँ से बग़ैर तैयारी के वो चले गए। अच्छा, 2-3 इसके अंदर जो बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए हैं वो ये कि एक तो जो सिफारिश के ऊपर 7 मुफ्त में वो लोग लेके गए हैं, तो पीटीवी के जो ऑफिशियल कैमरामैन जिनको लेके जाना चाहिए था वो प्राइम मिनिस्टर की कवरेज के लिए, उनको तो वो लेके नहीं गए। अच्छा, वो कोई सिफारशी कोई इंजीनियर वगैरह थे, उनको साथ लेके चले गए, उनको कोई कैमरा वर्क तो आता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे मारे फिर रहे हैं। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे मारे फिर रहे हैं, कोई मुलाकात कर लो, कोई मुलाकात कर लो, लेकिन उनसे कोई मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर जी नारे लगा रहे हैं, खुदा के लिए कोई मुलाकात कर लो, अब मैं आ ही गया हूँ तो कोई मुलाकात कर लो, लेकिन कोई आलमी मालियाती इदारे का सरबराह या कोई आपका आलमी सरबराह जो है वो मुलाकात करने पर रजामंद नहीं है, मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। और पूरा जो आपका काउंसलेट है न्यूयॉर्क में, आपका जो पूरा पाकिस्तान का मिशन है न्यूयॉर्क में, सफारती मिशन, उसकी दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरीके से साहब बहादुर की यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कोई एक आधी अहम मुलाकात हम तय करवा दें जिसका कोई प्रेस रिलीज़ जारी कर दें। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से वो खुसूसी तैयारे में गए हैं उस मुल्क में जहाँ पे 336 रुपये लीटर इन्होंने पेट्रोल कर दिया है। बिजली के बिल्स की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं।
यहाँ पर आपकी मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास बनकर मुकम्मल तौर पर कुचली गई है। और यहाँ पर ये सैर सपाटे के लिए एक पूरा डेलीगेशन लेकर सिफारशी लोग लेकर और वहाँ पर इनसे कोई मुलाकात करने वाला नहीं है। तो वो कोई टर्किश डेलीगेशन से भी इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है, मिन्नत तरले किए हैं कि मुलाकात कर लें। और मैं दूसरी जानिब आपको बताऊं कि जब इमरान खान साहब गए थे, मैंने नवाज शरीफ जब जाते रहे हैं तो वो UNGS भी मैंने सारी कवर की हैं। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी कवर किए हैं। तो जब इमरान खान साहब गए थे हाशमी साहब, तो इमरान खान साहब को आलमी सरबराहान की जानिब से जिस किस्म का रिसेप्शन और जिस किस्म का प्रोटोकॉल मिला था, ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, जितने भी वहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद थे, ऐसे चैनल्स के सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पॉलिसी रखते हैं, उन समेत हम सब इस बात पर कायल थे कि इमरान खान साहब को एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर तमाम लीडर्स ने रिसेप्शन दिया। इमरान खान साहब को कोट किया गया, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को कोट किया गया। और हाशमी साहब, एक तो UNGA और इसी तरह इमरान खान साहब को जब साबिक सदर ट्रंप ने बुलाया था वाइट हाउस, तो मैं वाइट हाउस के अंदर भी इमरान खान साहब के साथ जो 3-4 साफ़ी थे उनमें मैं भी शामिल था। तो सदर ट्रंप ने इमरान खान साहब को जिस किस्म का रिसेप्शन दिया वो पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले यकीन था। ये कभी भी शायद तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पाकिस्तानी सरबराह को इस तरह का रिसेप्शन दिया जाए। सदर ट्रंप अपनी एहलिया के हमरा पूरे वाइट हाउस की उन्होंने इमरान खान साहब को सैर करवाई। और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इमरान खान साहब के बैठने का अंदाज़ सदर ट्रंप के सामने बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में वो बैठे। पाकिस्तान का मुकदमा भी वहाँ पर लड़ा और वहाँ पर पेचीदा सवालात भी हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने उन सवालात के जवाबात भी दिए। और मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स थे हाशमी साहब, क्योंकि इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर एक न्यूज़ मेकर हैं, हेडलाइन मेकर हैं। वो अनवारुल हक काकड़ ने क्या हेडलाइन बनानी है, काकड़ साहब ने क्या तोप चलानी है, तो इमरान खान साहब क्योंकि हेडलाइन मेकर थे। ये जो आप हेडलाइंस दे रहे हैं, ये भी तो हेडलाइंस ही हैं कि मारे फिर रहे हैं। और शुक्र है इन्होंने अपना गिरेबान चाक नहीं कर दिया कि खुदा के लिए मेरी जो है वो बात जो कोई तो सुन ले। अच्छा, इनके जाने से पहले राय साहब कुछ खबरें मीडिया पर लगवाई गई थी कि ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो मेरा ख्याल है कि इनको साइड लाइन ही कर दिया गया है। एंड ही डिजर्व्स दैट, क्योंकि ये पाकिस्तान की साइड लाइन से उन्होंने यही समझा। वो जो उनके साथ डेलीगेशन गया ना, वो सैर सपाटे के लिए गया है सितंबर में न्यूयॉर्क में। आपने भी बड़ा वक्त गुजारा है, मैंने भी बड़ा वक्त गुजारा है। तो न्यूयॉर्क में सितंबर में मौसम बड़ा मज़े का होता है, ख़ास तौर पर ये आखिरी जो वीक है ना, तो इसके अंदर मौसम माइल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो सैर सपाटे के लिए गए हैं, उनके साथ पूरा डेलीगेशन 5 स्टार होटल में उनको ठहराया गया है काकड़ साहब को। तो वो ये सारा एक्सपेंस तो रियासत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी, यानी ये रियासत पाकिस्तान भी बर्दाश्त नहीं करेगी, आवाम की जेबों से निकलेगा, आवाम की जेबों पर डाका मारा जाएगा। अब आ जाएं बिलावल जरदारी के मामले पर। हाशमी साहब, बिलावल जरदारी और एक ISI के आला ऑफिशियल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। और अभी जो बिलावल जरदारी ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, इसके पीछे भी एक शटअप कॉल की कहानी है। क्योंकि एक तो इसी प्लेटफॉर्म पर हमने एक वाक़या सुनाया था कि इससे पहले पीपल्स पार्टी के एक आला तरीन ओहदेदार, जिसके मुतल्लिक बिलावल जरदारी सबसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी ISI के एक आला ऑफिशियल से जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, वो तलखी पर ख़त्म हुई, बड़े नाखुशगवार हालात में ख़त्म हुई। क्योंकि वहाँ जाकर पीपल्स पार्टी के यही जो आला तरीन ओहदेदार हैं, इससे लोग समझ जाएं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और बिलावल जरदारी ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा जानते हैं उनको, हो सकता है बिलावल जरदारी खुद भी हो। तो एक उस मुलाकात में कोई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से शिकवे शिकायत ISI के एक आला ऑफिसर से की गई। और जब ये शिकायत हद से ज़्यादा बढ़ी, कोई थोड़ी सी तल्ख टोन बिलावल जरदारी की जानिब से नाम नेहाद अपनाने की कोशिश की गई, तो बड़ा माइंड किया गया और उसके बाद ज़्यादा तलखी के साथ जवाब दिया गया। और इतनी तलखी के साथ जवाब दिया गया कि उसके बाद आसिफ अली जरदारी को बीच में आना पड़ा। आसिफ अली जरदारी ने माफ़ी मांगी और उसके बाद ये मामला जो है वो रफा दफा हुआ। अब दोबारा से बिलावल जरदारी को जो लॉन्च किया गया, लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी कुछ और है, बिलावल जरदारी की पॉलिसी कुछ और है।
और इस तरह की खबरें लीक करवाते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पे बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी आपस में उलझ पड़े। अच्छा, ये कोई उलझते नहीं है हाशमी साहब, ये जो खबरें मखसूस साफ़ी जो पीपल्स पार्टी के करीबी साफ़ी हैं उनको दी जाती हैं कि आप इस तरह की खबर लॉन्च करवा दें। उसका मकसद ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया जाए कि बिलावल जरदारी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि आप नून लीग को अगले धांधली ज़्यादा इलेक्शन में सारा केक जो है वो नून लीग को खिला रहे हैं, वो केक आप हमें भी खिलाएं। और आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक ये तासुर बनाने की कोशिश की जाती है कि वो बिलावल जरदारी को समझा रहे हैं कि नहीं, आपने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। यानी आसिफ अली जरदारी ऊपर से मफामत और बिलावल जरदारी के इनको एक मज़ामती रोल दे दें। यानी ये बड़े इम्प्रेस हैं इस वक्त शरीफ ख़ानदान से, शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ से, कि कैसे एक भाई ने मज़ामती नाम नहाद रूप धारा और एक भाई मफामती खुशामदी बन गया और इस तरीके से ये दोबारा हुकूमत में आ गए। लेकिन असल में बिलावल जरदारी को आसिफ अली जरदारी कहते हैं। ये जो आपके रावलपिंडी में बैठे हुए हैं ताकतवर हल्के, जिनको ताकतवर हल्के कहा जाता था, तो ये बड़े समझदार हैं। इनको पता है कि बिलावल जरदारी की कोई जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ और फौजी क़यादत के मुतल्लिक बात करें। ये इनकी प्लानिंग है। उसके बाद एक ख़बर लॉन्च करवाते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल जरदारी को डांट दिया और ये कहा कि तुम अपनी तनकीद का रुख नून लीग की जानिब रखो, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब ना रखो। हालांकि ये सारा खेल मिलकर खेला जा रहा है ताकि इस्टेब्लिशमेंट को हम ब्लैकमेल करें। यहाँ तक कि आज मैं देख रहा था मंजूर वसान ने गालिबन ये भी कहा है, हाँ मंजूर वसान ने कहा है कि पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। कल ये ना हो कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी जो है कोई अटक जेल के दरवाजे पर पहुंच जाए। वसान साहब तो दरवाजे करते थे कि इमरान को मैं जेल में देख रहा हूँ, आज इत्तेहाद की बातें करे रहा साहब। दरवाजे पर पहुंच जाए इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब सलाखों के पीछे, तो सलाखों के अंदर से ही जो जगह होती है वहीं से कोई इमरान खान साहब के पैर पकड़ लें कि जनाब अब हमें इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का ये जो एक अलाइंस है इससे बचाएं। तो असल में तो वो यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें शरीफ ख़ानदान जितना हिस्सा दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी को ज़्यादा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बिलावल जरदारी को जब ये पता चला है कि ये जो मैं एक थ्रेटनिंग टोन मैंने अपनाई हुई थी इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उल्टा हमारे ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो गया है, तो अब उन्होंने कहा है कि मैं तो नून लीग को कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग नहीं दे रही। नून लीग ने क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है? नून लीग के पास खुद क्या है जो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? नून लीग तो लाहौर में 4 में से 3 नशिस्तें ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब के हाथों हार गई थी, जिस वक्त जनाब बाजवा इलेक्शन कमीशन मिस्टर XYZ पूरी रियासती मशीनरी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काम कर रही। तो नून लीग का तो कोई प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो एक तरफ, उनका तो कोई प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो नून लीग ने क्या पीपल्स पार्टी को देना है? वो जो कुछ देना है या 75 साल से जो कुछ देते आए हैं जो लोग, देना तो उन्होंने नहीं है। तो नून लीग के पास क्या कुछ है? अगर धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं इनकी तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। जितनी नफरत इस वक्त यानी पीपल्स पार्टी से, आप ये कह लें कि लोग जो है वो पंजाब में इसी तरह सवाए अंदरूनी सिंध के बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी से नागवारी का इज़हार करते थे। पीपल्स पार्टी से जो सियासी इख्तलाफ है वो नागवारी में बदल गया था, लेकिन नून लीग से जो सियासी इख्तलाफ था वो सियासी इख्तलाफ तक था, लेकिन अब वो नफ़रत की हद तक में बदल चुका है हाशमी साहब। यानी लोगों में एक वो सियासी नफ़रत पैदा हो गई है कि ये किस किस्म का ख़ानदान है कि ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होकर इनको लोगों की परवाह नहीं है। जिस दिन इनकी हुकूमत ख़त्म हुई इन्होंने फ़्लाइट्स ली और ये लंदन चले गए। अब मरियम नवाज़ भी लंदन जा रही हैं। नवाज शरीफ तो पहले ही यहाँ से फ़रार होकर लंदन चले गए थे, और इससे पहले मरियम नवाज़ भी लंदन गई, 4-5 महीने वहाँ पे रहीं, फिर अबू धाबी दुबई चली गई। दुबई में ये कितना टाइम लगा कर आई। तो ये इनकी जड़ें पाकिस्तान के लोगों के साथ कहाँ हैं हाशमी साहब? क्या आपने देखा है कि मरियम नवाज़ ने कोई जलसे जुलूस किए हों? क्या आपने देखा है कि मरियम नवाज़ ने कोई आवाम के मसाइल पर बात की हो, कोई बिजली के बिल्स पर बात की हो, कोई गैस के बिल्स पर बात की हो? तो ये जो ख़ानदान है हाशमी साहब, ये ख़ुद को वाइस राय समझता है। इनको ये भी नहीं पता होगा, शायद ये अखबारात भी नहीं पढ़ते, शायद ये टीवी चैनल्स भी देखना गवारा नहीं करते, इनको ये भी नहीं पता होगा कि आवाम इनसे इस वक्त कितनी सियासी तौर पर नफरत करती है।
इनको परवाह नहीं है। इनका ये ख्याल है कि हमने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, इलेक्शन में तो हमें किसी और ने जितवाना है। तो ये नवाज शरीफ का कमबैक नहीं होगा बल्कि फैमिली पैक है। नहीं, नवाज शरीफ का क्या कमबैक होगा? नवाज शरीफ कौन सा शुएब अख्तर लगे हुए हैं यहाँ पे कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई कमबैक होगा, या नवाज शरीफ ने कौन सा पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, या नवाज शरीफ कोई पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, या पाकिस्तान के कोई बहुत बड़े इंजीनियर हैं, या पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत अंजाम देकर वापस आ रहे हैं। वो तो वापस आ रहे हैं एक मुजरिम की हैसियत से, क्योंकि उनके केसेस नहीं ख़त्म हुए और अदालती फैसलों के नतीजे में वो एक मफरूर थे, और मफरूर को जब वो वापस आता है तो अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ता है। पहला सवाल ये होता है कि आप जब मफरूर हुए किस बुनियाद पर हुए? तो जिस किस्म के हालात में इस वक्त नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस किस्म के हालात में हाशमी साहब सीधा एयरपोर्ट से जेल में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा है कि इसहाक डार को और इसी तरह सलमान शहबाज को लंदन से प्रवास करने से पहले हिफाजती ज़मानतें दी गई थी। तो अंधेर नगरी है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का भी इम्तहान है, पता चल जाएगा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा कितने पानी में है। ये जो इन्होंने लाइव नशरियात करवाई थी, ये भी पता चल जाएगा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है इनका। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तरह इनकी हेडलाइंस लगें और अखबारात के अंदर हर रोज़ इनका नाम आए और ज़राए से ये ख़बरें लीक करें, या ये मेरिट के ऊपर आइन के तहत फ़ैसले करके ये अपना नाम जो है वो तारीख़ के उन जजेस में लिखवाना चाहते हैं कि जिन्होंने आइन और कानून के ताबे रहकर फ़ैसले किए। कोई माफियाज़ के ताबे रहकर या मुख्तलिफ हलकों से आने वाले फ़ैसलों को एज इट इज़ पढ़ कर नहीं सुनाया। तो असल इम्तहान तो अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का शुरू हुआ है। अच्छा राय साहब, खबर ये भी आ रही है कि प्लान तो था इनका कि इमरान खान को लंबे अरसे तक जो है वो जेल में रखना है। अब खबर यही है राय साहब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस में दायर दरखास्त है ना जमानत की, इसको कॉज लिस्ट से मनसूख कर दिया है और कब लगाया जाएगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाई कोर्ट की जानिब से इस पर बिला जवाज़ मुलतवी करने की एक तो पीटीआई की तरफ से मजम्मत की गई है और ये कहा गया कि पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ के कत्ले आम का एक मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सबसे बड़ी जमात के सरबराह इमरान खान को एक सियासी कैदी के तौर पर बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी मुसलसल मावरा आइन इक़दामात की जद में हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को अदालती अहकामात पैरों तले रौंदते हुए झूठे मुकदमात बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाले हर फर्द को बुनियादी आइनी हकूक से महरूम किया गया है और सियासी कैदी इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात के इंदराज से लेकर इन केसेस की समाअत तक आइन और कानून के तकाज़ों को मुसलसल जो है वो पामाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस से इल्तमास की गई है कि तहरीक इंसाफ के पाबंद सलासिल कायदीन और कारकुनान ख़वातीन ख़ास तौर पर को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अच्छा, ये तर्जुमान साहब भी तो लिख के चले जाते हैं, लेकिन राय साहब होना वही है जो कुछ ताकतें इमरान खान की के हवाले से फैसले जो है कर चुकी हैं। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, खासतौर पर आखिरी खबर और अमार के हवाले से। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।